आप ऐसा क्यों कर रही हैं? निकाह किया है, कोई जुर्म तो नहीं किया, जिसकी सज़ा मुझे इस किस्म के रवैये की सूरत सहनी पड़ रही है। वो तंग आ गई थी। उनकी बेरुखी सहते-सहते। वो उससे बात नहीं करती थी। वो बात करती तो मुँह फेर लेती। उससे किचन में हाथ बटाने की कोशिश करती तो हाथ झटक देती। अम्मा जहाँ तो आज कल अब्दुल हन्नान की मुसलसल खराब होती हालत और पै दर पै पेश आने वाले हालात के बाद इतनी कमजोर हो गई थी कि गोशा नशीन ही होकर रह गई थी। ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहने लगा था उनका। हर हफ्ते मुरीद खवातीन की महफिल अब महीने में एक बार होती। इसमें भी अम्मा जहां बहुत थोड़ी देर के लिए शिरकत करती, जरूरी जरूरी मसाइल सुनती और उनके वज़ाइफ वगैरह बताती। बहुत दिन से दर्स का एहतमाम भी ना हो पाया था। ऐसे में आमना को अपनी माँ का रवैया बुरी तरह खुल रहा था। वो एक बार फिर उसके पास गई थी, सारी सूरत हाल बताकर जल्द अज जल्द अपने वालिदैन को भेजने की बात की, मगर वो भी क्या करता कि उसके घर वाले भी जिद पर अड़े हुए थे। हाँ, वो खुद उसके घर वालों से मिलने को तैयार था, मगर आमना ने कहा था कि वो घर में बात किए बगैर बताए आगे क्या करना है, और अम्मा थी कि बात करने का मौका ही ना दे रही थी। गुनाह ही है, जुर्म ही किया है तुमने, जिसको ना कभी मैं माफ करूंगी ना मेरा अल्लाह। एक जायज अमल को भी गलत तरीके से धोखा दही से अंजाम देना भी जुर्म है मेरे नजदीक। याद रखना कि जो रिश्ता माँ बाप और बड़ों की रजा से तय किया जाता है उसमें अल्लाह की रजा भी शामिल होती है। मेरी बच्ची वरीशा ने भी तो माँ बाप की मानी थी ना। बहुत डर रहे थे हम सब। जाकर देखो, उसे पलकों पर बिठा रखा है सब घर वालों ने, और तुम? उन्होंने तनफ्फर से उसे देखा। मैं नहीं जानती या तुम नहीं जानती कि मर्द तो सब कुछ करा के भी आजाद हो जाता है, और औरत की जरा सी लग्जिश नस्लों तक गिनी जाती हैं। तुम्हारी ससुराल से मारे बांधे कोई तुम्हें रुखसत कराने भी आ गया तो क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हें वो इज्जत दे पाएंगे जो उस औरत को ससुराल में मिलती है, जो पूरी इज्जत और शान से माँ बाप की इज्जत की चादर को ओढ़कर वालिदैन के घर से रुखसत होती है? कभी भी नहीं। मुझे तो ये खौफ भी खाए जा रहा है कि ऐसे निकाह को पहली फुर्सत में लड़के वाले तुड़वाने की कोशिश करते हैं जिसमें उनकी मर्जी शामिल ना हो। सोचो, अगर वो लड़का आज अपने घर वालों के कहने में आकर तुम्हें छोड़ दे तो क्या करोगी तुम? किस तरीके से ये बात मैंने तुम्हारे अब्बा और भाई से मख्फी रखी है मैं जानती हूँ। उनको भनक भी पड़ जाती तो आज ना वो दोनों मामूल की तरह घर से फखर से सर उठाकर निकलते, ना तुम यूं तन कर माँ के सामने खड़ी सवाल जवाब कर रही होती। बोलते हुए उनका सांस फूल गया तो वो वहीं बेड पर बैठ गई। वो ऐसा नहीं है अम्मा, और इस वक्त मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, मगर आपने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। यकीन करें, मैं अब भी वही आमना हूँ, आपकी बेटी, आपका हर कहा मानने वाली। बस मुझे इस गलती के लिए माफ कर दें, और अल्लाह के वास्ते मुझे कभी बददुआ मत दीजिएगा। माँ बाप की नाफरमानी के बाद बनाने जाने वाले रिश्ते तो शायद निभ भी जाते हों, मगर जिन रिश्तों की बुनियाद में माँ की बददुआ हो वो कभी पायदार नहीं रह सकते। वो रोते हुए बोली। फिर वो उनके कदमों में बैठ गई और होले होले उससे होने वाली बातचीत कह सुनाई। साथ ही ये भी पूछा कि क्या वो अकेला उनके घर रुखसती की बात करने आ सकता है। ताई सुल्ताना कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसके हाथ अपने घुटनों से हटाकर थके हुए लहजे में बोली, तुम्हारे अब्बा, तुम्हारी दादी और तुम्हारा खानदान वो लोग हैं जो घर में मुलाजिम भी उसकी नस्ल और हसब नसब देख कर रखते हैं। उसके घर वाले आ जाते तो मैं कुछ न कुछ कहकर उनको मुत्तमिन कर लेती आमना। अब एक छड़े छांट लड़के का दफा कैसे और किस तरह करोगी तुम्हारे बाप के सामने? वरना चाहती तो मैं भी यही हूं कि बदनामी का जो दाग अपनी चादर पर लगाकर आ गई, किसी की नजर में आने से पहले तुम्हें रुखसत कर दूं, भले उस लड़के के साथ ही। तुम्हारी दादी इस घर में मेरी सबसे बड़ी डाल हैं, वही कुछ कर सकती हैं इस हवाले से कि तुम्हारे बाप और भाई को मुत्तमिन करना अब मेरे बस में नहीं रहा। मगर उनके असाब आजकल इतने कमजोर हो गए हैं कि बात पूरी बाद में होती है, वो बेहोश पहले हो जाती हैं। आज भी अजमल अब्दुल हन्नान को देखने के बाद उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाएगा। काश ये औलाद इस वक्त ये सब सोच ले जो एक उम्र गुजरने के बाद सोचती है, तो कोई भी माँ बाप औलाद की तरफ से दुखी ना हो।
1-2 दिन ठहर जाओ, अम्मा जहाँ की हालत संभल जाए तो बात करती हूँ उनसे। इस वक्त लड़के का आना भी गनीमत है हमारे लिए, वो भी ना आया तो क्या कर लेंगे हम। ठंडी सांस लेती वो कमरे से बाहर निकल गई। आमना ने दोनों हाथों से सर थाम लिया था। या मेरे मौला, किसकी नजर खा गई हमारे घर को। कैसा हरा भरा घर था, कैसे दिनों में खाली हो गया। काश इंसानों के पास वक्त को वापस पलटने वाली कोई छुरी होती। उसने सोचा। उसे आमना मोमना याद आ रही थी, उसे वरीशा की डांट याद आई, उसे मुंतहा की हट दर्मी याद आई, तो वो फूट फूट कर रो दी थी। अब्दुल हनान को होश आ गया था। दोनों खानदानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी और वो ये दिन था जब अम्मा जी मोमना को लेकर अम्मा जहां के घर आलुल सुबह ही पहुंच गई थी। शाम को मोमना की माइयों की रस्म थी और कल ही अम्मा जी ने अम्मा जहां को फोन करके बता दिया था कि उनकी जिद की खातिर मोमना अपने घर से ही रुखसत हों। उन्हें घर की एक शादी अयान और मोमना की शजर और मोहत की शादी से 1 हफ्ता पहले रखनी पड़ी थी कि शजर की जिद थी कि दोनों शादियां इकट्ठी ना हों। वो भरपूर तरीके से अयान की शादी इंजॉय करना चाहती थी। सफिया ताई ने उसकी फरमाइश पर नाक बू चढ़ाई थी, मगर अफशां चच्ची और फजर भी जब शजर की हम नवा हो गई तो सबको मानते ही बनी थी। अम्मा जी ने अम्मा जहां के मोमना के घर से रुखसत होने के तकाजे का ये हल निकाला था कि मोमना को माइयों वाले दिन ले आई थी और यही इरादा उनका बारात वाले दिन का भी था। आने से पहले उन्होंने बुलाकर उसे समझाया था, देखो बेटा, मालिक सबके गुनाहों और ऐबों पर पर्दा डालने वाला है। हमारे अमाल और सोच अगर हमारे चेहरों पर अयां होने लगे तो हम तो एक दूसरे की शक्ल देखना ही गवारा ना करें। मुंतहा को ऐसे ही जाना था इस दुनिया से। तुम इस हवाले से इस घर में या इस घर में कोई बात मत करना। बाकी मालिक सब पर रहम करने वाला है। वो उसे देख लेगा जिसने जरा बराबर नेकी की होगी और उसे भी देख लेगा जो जरा बराबर भी बुराई का मुर्तकब हुआ हो, उसे भी। उनकी आवाज भरा गई थी। मैं समझती हूँ छोटी दादी, आप फिक्र ना करें। नमी उसके लहजे में भी धार आई थी और मोहत इन दोनों को अम्मा जहां के यहाँ छोड़ गया था। अम्मा जहां को देखकर वो दोनों हक धक रह गई कि वो बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। चेहरे की मखसूस सख्ती और रऊनत गायब थी जो उनकी शख्सियत का खासा थी। और तो और उन्होंने जिस तरह लपक कर मोमना को गले लगाया, ये बात खासी हैरान कुन थी इन दोनों के लिए। सारी इकट्ठी थी, ऐसे तंग किए रखा मुझे कि तुम लोगों के सिवा कोई कुछ सोच जहन में आई ही ना थी। अब रुखसत होने पर आई तो एक के बाद एक फिर से उड़ी कि आंगन ही सूना कर दिया मेरा। और वो तो ऐसी नाराज हुई कि राजी ही नहीं होती मुझसे। उसको गले से लगाए लगाए वो बोल रही थी, बिल्कुल आहिस्ता के करीब होने की वजह से उनकी आवाज सिर्फ मोमना को ही आ रही थी। अम्मा, आपको क्या हुआ है? इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? वो बेहद परेशानी से बोली। कुछ नहीं, तुम लोग यहाँ थी तो हर वक्त डांटती थी तुम लोगों को। अब तो समझ नहीं आता किसको बुलाऊं और किसको डांटूं। जाओ अपनी ताई से और बहन से मिल लो, मैं जरा तुम्हारी छोटी दादी से बात कर लूं, उन्होंने नरमी से कहा। तो मोमना सर हिलाती हुई वहां से उठ गई। उनकी एकदम बदली हुई हालत से उसे अपनी सारी नफरत और कदूरत पानी की तरह बहती हुई महसूस हुई थी। एहसास हो रहा था तो सिर्फ इतना कि अम्मा जहां को तो वही तमकनत, रौब और वही गुरूर ही जचता है जो उनकी जिंदगी और शख्सियत का खासा रहा है। वो उनकी ऐसी हारी हुई और टूटी हुई हालत बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मरियम, जो तुम मोमना को ले आई, उन्होंने आहिस्ता से कहा। तो अम्मा जी फौरन बोली, शुक्रिया की क्या बात है, आपकी बच्ची है, बस जरा हालात की वजह से डरी हुई है। दफ्तन अम्मा जहां के सेल की बेल ने दोनों बहनों को चौंकाया। अम्मा जहां ने फोन सुना तो दूसरी तरफ से उन्हें अब्दुल हनान के होश में आने की खबर मिली थी। रोते हुए वो वहीं सजदे में गिर गई थी। अब्दुल हनान, मेरा बच्चा, मेरी जान, तेरी अम्मा जहां की दुआएं मालिक ने सुन ली। उसने तुम्हें मुझको लुटा दिया। वो मुझसे नाराज नहीं है, वो मुझे भूला नहीं है। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, अपने पैरों पर चल कर दिखाओ। अपनी अम्मा जहां को अपनी मीठी मीठी मुस्कुराहट से हमारा दिल ठंडा करो। हम तुम्हें हर वादे की जंजीर से आजाद करते हैं। उठो, अपनी जिंदगी जियो, जैसे चाहो जियो। एक बार अपनी अम्मा को अपने
फैसले से आगाह तो करते, तुम्हारी अम्मा तुम पर जान कुर्बान कर देती। ये तो फिर एक वादा था। हम तो युशरा से तुम्हारी मोहब्बत को जानते ही नहीं थे, वरना ऐसा कुछ नहीं करते तुम्हारे साथ। बस करो अब्दुल हनान, तुम्हारी अम्मा जहाँ को तुम्हारी बहुत जरूरत है, वो बुरी हो गई हैं बच्चे, अकेली पड़ गई हैं। तुम सुन रहे हो ना अब्दुल हनान? वो बेकरारी से रोते हुए बोल रही थी। देखिए मोहतरमा, ये होश तो आ गए हैं, मगर उनकी ज़हनी हालत अभी किसी भी स्ट्रेस या ऐसी बात को कबूल करने के काबिल नहीं है जो उनके दिमाग पर जरा भी बोझ डाला जाए, वो कोई खुशी की बात हो या परेशानी वाली। इसलिए उनको अभी भी दुआओं के जेरे असर रखा जा रहा है। इनको संभलने और पूरी तरह हवासों में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सब्र करें और अपने आप पर काबू रखें। ऐसी हालत में डॉक्टर और मेडिसिन के साथ पेशेंट के घर वालों का बिहेवियर बहुत मैटर करता है। आपका इस तरह रोना उनको परेशान कर सकता है, इसलिए पेशेंट से मुकम्मल हवास में लौटने तक आपका खुद को कंपोज और स्टेबल रखना बहुत जरूरी है। अब्दुल हनान का बीपी चेक करने आई नर्स से अम्मा जहां की गुड़िया जारी देखी ना गई, तो उसने रसान से उन्हें समझाया। अम्मा जहां ने सर हिलाते हुए अपनी आंखें पोंछ ली थी। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को आमना, दोनों दिनों में सब कुछ बदल गया। सोचे बदल गई, जज्बातों एहसासात क्या से क्या हो गया। जो कुछ हुआ या हो रहा है, इस सब का तो ख्वाब में भी किसी ने नहीं सोचा था। वरिशा कैसी है, खुश तो है ना? मोमना ने एक आह भर कर पूरे कमरे में नजर डाली और सर झुकाए अपने हाथों की लकीरों को खोजती आमना से पूछा। ठीक है, वो शादी के बाद बस 2 से 3 मर्तबा ही आई है, अब आएगी तुम्हारी शादी पर। उसका लहजा अजीब सा था, गुमसुम और सपाट। आमना, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। असल में हम सब के एकदम से चले जाने से उदास हो गई हो शायद। मोमना ने खुद ही सवाल के अंदर जवाब भी दे दिया। आमना का दिल किया कि उसे सब कुछ बताकर एक बार खुलकर रो ले। हालात और वाकयात की तरतीब इस किस्म की थी कि उसे ना तो खुलकर रोने का मौका मिल रहा था, ना ही बात करने का। वो अब इस दिन के बारे में सोचती तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते कि आखिर में इससे ये सब हो कैसे गया। घर से कभी भी अकेले कदम न उठाने वाले ने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तनहा कर लिया। कितनी खुश नसीब हो ना आमना, तुम हो या वरिशा। शादी चाहे जिन भी हालात में हो रही है, कम से कम इस शादी की बुनियाद तो बड़ों की नेक ख्वाहिशात और दुआओं पर रखी जा रही है। अल्लाह ना करे आगे की जिंदगी किसी की ऊंच नीच में सर उठाकर अपने भरों का हवाला तो दे सकोगी। मेके का मान ससुराल में लड़की के कदम मजबूत करता है, तो ससुराल में मेके का गरूर उसके कदम उखड़ने नहीं देता। बहुत खुशनसीब हो तुम, बहुत ही खुशनसीब। आमना ने हसरत से उसके चेहरे को तकते हुए कहा। मोमना उसके अल्फाज और अंदाज पर हैरत ज़दा ही तो रह गई। क्या हो गया है आमना? तुमने हम लोगों की कमी को बुरी तरह सवार कर लिया है अपने हवासों पर। तुम भी इंशाल्लाह जब इस मरहले से गुजरोगी तो खुद को खुशनसीब गर्दानोगी। फिक्रमंद ना हो, सब अच्छा ही होगा। जिसमें बेहतरी होगी सबके लिए। वो उसे अपने ही अंदाज के मुताबिक तसल्ली दे रही थी। आमना ने फीका सा मुस्कुराते हुए सर झुका लिया था। बहुत मन्नतें मांगी थी मैंने, रोया और गिड़गिड़ाया भी था उसके सामने कि मेरी बस एक ख्वाहिश पूरी कर दे, या तुम्हें मुझे दे दे, या फिर मुझसे मेरे हवास ले ले। इंसान भी बहुत बेसब्रा है, दुआ तक मांगने की तमीज नहीं रखता और खुद को सबसे आला शय समझ लेता है। मैंने भी बेशुमार नेमतों के अब मिलने और मिलते रहने का कुछ शुक्र नहीं किया, बस एक मोहब्बत के बिछड़ जाने का शिकवा ही करता रहा, गम ही मनाता रहा। कभी ना सेहत मांगी, ना 27 साल तक सेहतमंद रहने को मालिक का एहसान मांगा। मैंने उसको अपना हक समझा, अपनी मेरास जाना। किसने कहा वो नहीं सुनता? वो सुनता है, मान भी देता है, नजरे करम भी करता है। मुझे जैसे गुनाहगार पर भी उसने मुझे मेरी मोहब्बत बख्श दी। अम्मा जहां को भी अपने वादे के हवाले से नरम कर दिया, मगर मेरी टांग तकिए से टेक लगाए नीम दराज अब्दुल हनान ने हसरत से अपनी टांग को देखा और बात को अधूरा छोड़ दिया कि गला रंध जाने के बाइस उससे आगे के अल्फाज अदा ही ना हो पाए थे। युशरा ने पूरी तरह उसके दुख को महसूस किया और उसके हाथ को थाम लिया। आप एक बार फिर भी तो वही कर रहे हैं हनान, फिर शिकवा को अपने दिल में जगह दिए बैठे हैं, ये जानते हुए भी कि नाशुक्री नेमतों को छीन लेने का बाइस बनती है। मुझसे पूछिए कैसे एक एक पल आपके पलट आने की तड़प तड़प कर दुआएं मांगी है।
मेरे लिए आपकी जिंदगी से बढ़कर और कुछ अहम नहीं है। मैं तो उम्र भर भी इस मालिक का सजदा शुक्र बजा लाती रहूं, फिर भी कम है कि उसने ऐन उस वक्त आपकी वापसी की नवीद दी जब हमें अलैदगी की राहों पर मजबूर ही सही गामजन होना पड़ रहा था। इतने जानलेवा हादसे के बाद आपकी जिंदगी का वापस मिलना, ये सब उसका करम ही तो है। और इस बात पर मेरा यकीन पुख्ता हो गया है कि मोजिज़े आज भी होते हैं। डॉक्टर्स तक हैरान हैं कि जहां आपके होश में आने के सिर्फ 30% चांस थे, वहां आप मुकम्मल हवास के साथ हमारे साथ हैं। बाकी जिस्मानी चोटें तो कभी न कभी भर ही जाती हैं, फिर भर जाएंगी। साइंस ने आज हर चीज का मुतबादिल पेश कर दिया है। मसनूई टांग लगवाना आज एक आम सी बात है। आप प्लीज मेरी खुशी को जाया मत करें अपने इन अल्फाजो अंदाज से। बहुत कुछ बताना है आपको, बहुत कुछ पूछना है आपसे। सबसे पहले तो एक अमेजिंग न्यूज दूं आपको, जिसको सुनकर आप हैरान ही रह जाएंगे। मोमना की शादी हो रही है। जानते हैं किससे? आयान से। हमारी भाभी बन रही है वो। मोमना से? बहुत अच्छी बात है फिर तो ये। अम्मा जहां कैसे मान गई? देख लें फिर। हैरत हुई ना आपको भी? हम सबको भी हुई थी। लेकिन जनाब, आपने भी सुना होगा कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। तो बस कुछ ऐसे असबाब बन गए कि जैसे हमारी शादी का भी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था, ऐसे ही ये रिश्ता आसमानों पर तय हुआ तो हो गया। वो खुश दिली से बोली तो हनान भी हसरत से उसे देखते हुए फीका सा मुस्कुरा दिया। कितनी ख्वाहिश थी उसकी कि वो उसको कभी अपने पास अपने सामने बैठा देख सकेगा, उससे बात कर सकेगा, कभी हंसता भी देख पाएगा या नहीं। और आज जब कुदरत ने उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया तो वो उसके सामने थी, अपनी पूरी रज़ा व आमादगी के साथ। ना कोई जालिम समाज की आहनी दीवार थी दरमियान में, ना किसी वादे की जंजीर। तो उसके जिस्म के अहम अज़ू की महरूमी उसे खून के आंसू रुला रही थी। वो उसके सामने थी, उसके हाथों को हाथों में लिए, फिर भी वो खुश नहीं हो पा रहा था। बार बार ध्यान युशरा से हटकर दाहिनी टांग में अटक जाता तो वो हसरत से कभी युशरा और कभी अपने अधूरे जिस्म को देख कर रह जाता था। अम्मा जहां ने दुल्हन बनी मोमना से अकेले मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था। अम्मा जी ने सब लड़कियों को कमरा खाली कर देने की दरख्वास्त की थी। नहीं अम्मा जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे खुद जाना चाहिए उनके पास। मोमना ने अम्मा जी का हाथ पकड़कर आहिस्ता से कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी बच्चे, मैं आमना को बुलाती हूँ, तुम्हें वहां ले जाती हैं। अम्मा जी कहते हुए बाहर निकल गई। मोमना सर हिलाकर रह गई। कुछ ही देर में आमना उसे अम्मा जहां के पास छोड़ गई थी, जहां वो चितलेटे छत को घूर रही थी। अनायत भी उनके पांव दबा रही थी। उसे देखकर वो उठ बैठी। आओ मोमना, हमारे पास बैठो। अनायत भी, आप जरा सुल्ताना की मदद करा दें, बाहर वो अकेली हैं और बारात आने ही वाली है। उनका लहजा किसी कदर नरमी और अजीब सी यासियत लिए हुए था। मोमना का दिल दुखा उनको देखकर। वो उसे अजीब टूटी हुई बिखरी हुई सी लगी, पुरानी वाली अम्मा जहां से बिल्कुल अलग। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, मालिक नसीब भी अच्छा करे। उसे सामने बैठाकर वो हसरत से बोली तो मोमना की आंखें बेसाख्ता भर आई। सुनो, तुमने मरियम को तो सब कुछ बता दिया और तो किसी को कुछ नहीं बताया? वो अजीब से अंदाज में सरगोशी करके बोली। नहीं। मोमना ने नजरें झुकाकर स्पॉट अंदाज में कहा। बताना भी मत, इससे हमारी ही नहीं तुम्हारी अपनी जिंदगी भी खराब होगी। हम तुम्हें कैसे बताएं कि उसने हमें एक अंधेरी गली में ला खड़ा किया था, उसके सिवा कोई चारा नहीं बचा था हमारे पास। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी अम्मा जहां, जिनकी एक उम्र इज्जत, मर्तबे और वकार में गुजरी है, अब इस आखिरी उम्र में लोगों की नजर में उनके लिए नफरत हो और जुबान पर हकारत और तजहीक हो? वो उसके हाथ थाम कर बोली। नहीं ना, तुम भला ऐसे कब चाहोगे? जितनी जल्दी हो सके इन बातों को भुलाकर अपने घर में दिल लगाना। समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? मोमना ने हल्का सा इस बात में सर हिलाया। उसी पल दरवाजा खोलकर ताई अंदर चली आई। वो अम्मा, बारात आ गई। अच्छा अच्छा, ये मोमना को ले जाओ। और युशरा भी आई है क्या? वो बेताबी से बोली, किसी कदर पुरशौक अंदाज में। जी अम्मा, शायद सब ही हैं, मैं जल्दी में बस आपको बताने चली आई। आओ मोमना, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। वो अजलत में बोली और बुत बनी मोमना को वहां से ले गई कि जिसके जख्म पर जमा खरीन, जो यकीनन वक्त की कार फरमाई और अम्मा जी की मोहब्बत और उनके घर वालों के अच्छे सलूक का मरहून मिन्नत था, को अम्मा जी ने बुरी तरह नोच दिया था। अरे अरे, रुकिए, कहाँ भागी जा रही हैं?
उसे देखकर वो खुशगवार सी हैरत में मुब्तला हुआ। अजमल भाई, मुझसे कुछ कहा आपने? रॉयल ब्लू पर गुलाबी काम वाले शरारे और लॉन्ग शर्ट में मलबूस फजर ने अपने मखसूस लाउबाली अंदाज में जवाब दिया। टीका लगाए, झुमके पहने, वो हाथों में पहने गजरे के साथ नंबर्द अजमा थी जो अभी भी बारात के इस्तकबाल पर उन्हें पेश किए गए थे, और उससे गुलाब से सजे उस गजरे का हुक से बंद होने में नहीं आ रहा था। उसकी कोशिश को देखकर एक खूबसूरत सी हसरत अजमल के दिल में जागी। क्या है भाई, क्यों नहीं बंद हो रहा? ये जरा बंद कर दें अजमल भाई, साथ ही ये भी बता दें कि ताया इस वक्त कहाँ है। ताई याद फरमा रही हैं उन्हें, बल्कि ताया तक ये मैसेज पहुंचा दें। अपनी कोशिश में नाकाम होकर अपना हाथ झंझलाकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो जैसे गुंग ही तो रह गया। कुछ लम्हे कैसे बारावर होकर अमर हो जाते हैं। दिल की ख्वाहिशें भला इतनी जल्दी भी कबूल होती हैं? जल्दी करें अजमल भाई, आप तो ऐसे सोच में डूब गए जैसे मैंने कोई बहुत गंभीर मसला हल करने को दे दिया हो आपको। उसके तड़क कर बोलने पर वो एकदम जैसे होश में आया और बड़ी अकीदत भरी मोहब्बत से चंद लम्हों में गजरे का हुक लगाया जिसने काफी देर से फजर को तंग कर रखा था। थैंक गॉड, थैंक यू अजमल भाई। वैसे आप इस खानदान के दूसरे शख्स हैं जिनके बारे में मेरी राय हर बार मिलने पर पहले से बेहतर हो जाती है। खासे माकूल इंसान हैं आप, वरना मैं आपको एक रूड, उखड़ा और सरियल सा बंदा समझती थी। ताया जी को जरूर मैसेज दे दीजिएगा, चलती हूँ। शजर ने शोर मचाया होगा मेरी गैर मौजूदगी से। वो खुद ही सब सवाल जवाब करके एक खुशगवार झोंके की मानित जैसे आई थी वैसे ही चली गई। खूबसूरत एहसासात में घिरा अजमल मुस्कुराकर मर्दाने की तरफ चल दिया था। बहुत दुख दिए हैं मेरे अब्दुल हनान ने। सच तो ये है, उसकी जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां आई हैं उन सब की जिम्मेदार मैं हूँ, वो रोते हुए बोल रही थी। रुखसती से कुछ देर कबल उन्होंने सफिया ताई, बड़े ताया जी और अम्मा जी को अपने कमरे में बुलवाया था। उनकी तबीयत के पेश नजर वो सब उनके कमरे में आ गए थे। उनकी हालत का सबको पता था। कई दिनों से उनका बीपी हाई हो जाता था और वो बेहोश होकर गिर जाती थी। डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करने का मशवरा दिया था, मगर वो एडमिट होने को तैयार ही नहीं थी। अब भी अम्मा जी सब कुछ भुलाकर दुख से उनकी गैर होती हालत देख रही थी। वो कल डिस्चार्ज होकर घर आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जब घर आए तो सबसे पहले युशरा को देखे, अपनी बीवी को देखे अपने घर में। युशरा को यही छोड़ जाएं, उसका घर है। अच्छी बच्चियां शादी के बाद अपने घरों में बसती अच्छी लगती हैं। अब्दुल हनान नहीं था तो मैं चुप रही। चलो, जहाँ बच्ची की मर्जी हो, जहाँ वो खुश रह सके वहाँ रहे, मगर अब मालिक उनकी जोड़ी सलामत रखे, उनको दुनिया जहाँ की खुशियाँ दिखाए। उसका मियाँ घर आ गया है तो माफ कीजिएगा अम्मा, जहाँ रिश्ता और शादी के वक्त भी यही सबज बाग दिखाए थे जो हमें इस तरह से दिखाए गए। उनकी चुकाचूंद में हमने अपनी हीर सी बच्ची को रोल दिया और ये सबज बाग दिखाने वाली बग्गी आप ही थी। क्या हुआ फिर? इतनी चाह और मान से जोड़ा गया रिश्ता 24 घंटे भी ना चल सका और दूल्हा मियाँ कुछ पूछे सुने और कहे बगैर जाकर कहीं गुम हो गए। अब ये केस अदालत में है तो बेहतर यही है कि वहाँ ही सब दूध का दूध और पानी का पानी हो। बड़ी मुश्किल से संभले हैं हम और हमारी बच्ची। अब नए सिरे से नए ख्वाब मत सजाएं। उसकी आंखों में ना ही नए उम्मीद के दिए थमाएं। उसके हाथ अब के वो टूटी तो फिर जुट नहीं पाएगी और हम अपनी बच्ची को बिखरा हुआ टूटा हुआ बहुत पहले देख चुके हैं। अब नहीं, अब उसे खुश देखना चाहते हैं। जिंदगी की खुशियों पर उसका भी हक है और अब हमारे पास उसे रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे ख्याल में रुखसती करा लेनी चाहिए। घर पर भी मेहमान है और हम बहुत लेट हो गए हैं। ताई सफिया खड़ी हुई। बैठ जाओ सफिया, तुमने सब कुछ सच कहा, ठीक कहा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस फैसले का इख्तियार युशरा को देना चाहिए? ताया ने समझदारी का मुजाहिरा करते हुए कहा तो अम्मा जहां ने तशक्कुर से उनको देखा। अम्मा जी भी तवील सांस लेकर मुंतजिर नजरों से सफिया ताई के तेवर देख रही थी। चलें ठीक है, ये मामला तो घर जाकर भी निपटाया जा सकता है। फिलहाल आप शायद भूल गए हैं कि हम बारात लेकर आए हैं और बाहर बाकी सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सफिया, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन कल वलीमे के बाद युशरा को लेने मैं भेजूंगा सुल्ताना को। मैंने अब्दुल हनान की वापसी पर उसकी आंखों की चमक को भरते और चेहरे के रंगों को देखा है। वो इनकार नहीं करेगी, वो आएगी मेरे बच्चे को। उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत युशरा की है। वो एक बार फिर रो दी।
रोए मत आपा, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। मालिक से बेहतरी की उम्मीद रखें, बात के बाद देखेंगे। लेकिन कल कम अज कम अब्दुल हनान के वापस घर आने से पहले हम युशरा को भेज देंगे। आप लेट जाएं, मैं किसी को भेजती हूँ, आपको दवा दे दें। लेटिए शाबाश। अम्मा जी ने उनकी ऐसी दिगरगू देखी ही ना गई, सो उनको लुटा कर तसल्ली दी। वो उसको भी देख लेगा जिसने जरा बराबर नेकी की होगी, और वो उसको भी देख लेगा जिसने जरा बराबर बुराई की होगी। अम्मा जहां लेटते हुए बुरबुराई, जबकि चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया, फिर मानती हो ना मेरी मोहब्बत को। वो उसके दोनों हाथ थामे बहुत प्यार से बोला, आपने ऐसी कोई कोशिश नहीं की जनाब, बस किस्मत ने हम दोनों को मिला दिया, और अब सारा क्रेडिट आप ले रहे हैं। उसने हाथ छुड़ाते हुए खासे नाज भरे अंदाज में कहा। तो जवाब में आयान सिर्फ एक पल के लिए हैरत ज़दा हुआ, उसके बाद वो हंसता तो हंसता ही चला गया। मोमना ने उसके ऐसे हंसने पर उसे बाकायदा खुफगी से देखा कि निकाह के बाद का जितना अरसा वो यहाँ रही थी, उसे उतनी मोहब्बत और एतमाद मिला था। उसे बात करनी आ गई थी। मान गए भाई, मोहब्बत भी बड़ी चीज है। मोमना जैसी बंदी को भी आखिरकार शजर और फजर ने बोलना सिखा ही दिया। मैं तो सोच रहा हूँ कि 2 माह की मोहब्बत का ऐसा असर है तो 2 साल बाद क्या होगा। और मगर मोमना की आंखों में तेजी से पानी भरता देखकर उसके हाथों के तोते उड़ गए। अरे अरे, मैं मजाक कर रहा था मोमना, यकीन करो तुम्हें जिंदगी की तरफ लौटते देखकर मुझे जितनी खुशी हो रही है किसी और को क्या ही होगी। वो उसका चेहरा हाथों में थाम कर बोला, मान लो कि तुम मेरी मेहनत का समर ना सही मेरी किसी नेकी का इनाम हो, किसी नेक साथ में मांगी जाने वाली दुआ का नतीजा। और मोमना के दिल की हर हर धड़कन उसकी हर बात पर ईमान ले आई थी। सईद, अजमल, जल्दी आओ, अल्लाह के वास्ते जल्दी आओ। वो आ गई, एक बार फिर आ गई, मुझे मारने आई है, मार देगी। सुबह सुबह नाश्ते का वक्त था। ताया जान और अजमल भाई घर पर थे। ताई जान किचन में थी, जबकि आमना किचन से नाश्ते के लवाजमात दस्तरख्वान तक ला रही थी। जब अम्मा जहां की जारों की तार चीखों से पूर घर गूंज उठा था। ताई जान के हाथ से बेलन छूटकर नीचे गिरा। आमना के मुताबिक साथ हर चाय छलक गई। ताया जान और अजमल ने सिर्फ एक पल एक दूसरे को देखा, फिर जैसे ही ध्यान के धागे की डोर का सिरा अम्मा जहां से जा टकराया, वो बगैर ताखीर के उनके कमरे की तरफ भागे। क्या हुआ अम्मा, किसी से इतनी खौफजदा हो गई हैं आप? क्यों चीख रही थी? और ये आप काम क्यों रही हैं इतनी? उनके मुंह से कई सवाल एक साथ निकले। अम्मा जहां की हालत देखकर उनका चेहरा पीला हो रहा था, आंखों से हद दर्जा वहशत आया थी। वो बुरी तरह से कांप रही थी। मैं सच कह रही हूँ बेटा, वो थी वहां थी, मुझ पर हंस रही थी, मुझे डराकर जोर जोर से कह के लगा रही थी। तुम लोग आए तो छुप गई, किसी के आने पर ऐसे ही करती है वो। मैं अकेली रहूंगी तो फिर आएगी वो मुझे मारना चाहती है। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सहमी हुई ताया के साथ लगी एक तरफ इशारा कर रही थी। ताया जान उनको बाजू के घेरे में लिए उनके बिस्तर की तरफ आए, उन्हें बिठाया और खुद भी साथ ही बैठ गए। वहम और खौफ का इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर और किसी हकीम के पास नहीं है अम्मा। ये चूंकि हमारे जहन की इख्तरा होती है, तो इसका इलाज भी इंसान के अपने पास होता है। इंसान अपना सबसे बड़ा डॉक्टर खुद है। ये बात बहुत पहले आपने हमें बताई थी और इस पर अमल करना भी सिखाया था। तो अब आप क्यों डर रही हैं, वहम कर रही हैं? कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं डरा रहा आपको। अनायत भी सारा दिन आपके पास होती हैं। जब से आपकी तबीयत खराब हुई है, आमना आपके पास होती है। अब इस टाइम भी मैं सुल्ताना या आमना से कह देता हूँ आपको अकेला ना छोड़ा करें। वो उनका हाथ थपकते हुए नरमी से कह रहे थे। अजमल इतने में उनका बीपी चेक कर चुका था। बीपी भी कुछ ज्यादा हाई नहीं है। बस आप जहन से ये बात निकाल दें कि आप बीमार हैं। कुछ नहीं हुआ आपको। कब से आपने किसी को डांटा ही नहीं, और आपकी वो मुरीद खवातीन का जगमट्टा नजर आ रहा है आपके गिर्द। हमें तो बस अपनी वही अम्मा जहां चाहे ये अपने तख्त पर रौब से बैठकर हुक्म चलाती हुई, हमारी गलतियों पर अपनी आंख के इशारे से रोकने वाली। अजमल नीचे उनके बिल्कुल सामने बैठा हुआ उन्हें तसल्ली दे रहा था, जबकि अम्मा जहां की नजरें उसकी बजाय सामने उसी कोने पर थी जहां वो खड़ी तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रही थी।
एक सहमी नजर उस पर डालकर उन्होंने खुद पर नजरें जमाए पोते और बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखें अपनी बेबसी पर एक बार फिर भर आई थी कि वो उन्हें कैसे बताएं। अजमल अम्मा जहां को लेकर हॉस्पिटल गया था। अनायत बीबी साथ गई थी। सुल्ताना ताई ने आमना से कहा था कि फोन करके उस लड़के को फौरन बुलवाए, वो उससे मिलना चाहती हैं। नतीजतन वो घंटे बाद उनके घर मौजूद था। ताई सुल्ताना ने खुद को अच्छी तरह चादर से लपेटा और बैठक में खुद उससे मिलने चली आई। उन्हें अंदर दाखिल होता देखकर वो एहतरामन खड़ा हो गया और सलाम किया। वालेकुम सलाम, बैठ जाओ। शक्लो सूरत और अंदाज से किसी शरीफ और वजादार घर से ताल्लुक लग रहा है तुम्हारा, मगर जो कुछ तुमने किया है, शरीफ लोग वैसा सोचने से भी पहले मर जाना पसंद करते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो तल्खी से बोली। उसने सर उठाकर उन्हें देखा, फिर बोला, आंटी, निकाह कोई गुनाह या गलती नहीं है जिस पर शरीफ आदमी मरना पसंद करे। मेरे ऐसे हालात में निकाह का हरगिज इरादा नहीं था, लेकिन हमारे बड़े अपने फैसलों के गरूर में बच्चों की पसंद नापसंद जज्बात सब भूल जाते हैं। मेरी माँ मेरी पसंद को अपनाने को तैयार नहीं थी और आप लोग भी आमना का रिश्ता करने पर तुले बैठे थे। ऐसे में हमें यही मुनासिब लगा। अब उसके लिए आपने जो सुनानी है सुनने के लिए तैयार हूँ। जो सजा दें वो भी भुगतने को राजी हूँ, लेकिन मुझे अपने इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं। मैं आमना को कल भी इज्जत से ब्याह कर ले जाना चाहता था। आज भी उसकी इज्जत मेरे दिल में वैसी की वैसी है। उसके लहजे में अदब का अंसर मौजूद था, लेकिन बात उसने बगैर घबराए दो टोक अंदाज में की थी। अब तुम्हारी माँ का क्या फैसला है? निकाह की बाबत जानने के बाद वो कदरे बेचैनी से बोली। मैं माजरत करता हूँ आंटी, वो अभी तक तो बहुत गुस्से में है, लेकिन मुझे यकीन है मैं उन्हें मना लूंगा। तुम तो लड़ झगड़ कर अपनी बात मनवाने का दावा कर सकते हो। यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। आमना के बाप भाई को जैसे ही पता चला उसे मार देंगे। दूसरी बात सुने बगैर फिर तुम्हें अपनी माँ को मनाने में ना जाने कितना वक्त लग जाए। आमना के अब्बा ने एक दो बार उसके रिश्ते के लिए मुझसे बात की है और जैसे ही उन्हें कोई रिश्ता पसंद आया उन्होंने शादी तय कर देनी है। मुझे तो होल उठते हैं उस वक्त का सोचकर। ऐसे वक्त में मैं क्या करूंगी? वो परेशानी से रोहान सी हुई। मेरे लिए क्या हुक्म है आंटी? आप कहिए तो मैं आज अभी आमना को ले जाने को तैयार हूँ। यही तो मसला है सारा। तुम नई नस्ल के लोगों का, जिनके नजदीक वालदैन, मुआशरा, रस्मो रवाज कोई अहमियत नहीं रखते। वो तेजी से बोली। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी खाला चच्ची किसी को बड़ा बनाकर एक बार रिश्ता ले आओ, फिर आगे मैं खुद संभाल लूंगी। शादी तो हम वैसे भी सादगी से करना पसंद करते हैं, लेकिन जो कुछ भी करो बहुत जल्दी करो। मैं इस तूफान को, तबाहकारियों से इस घर को बचाना चाहती हूँ। इतना तो कर ही सकते हो। आखिर में उनका लहजा इस्तजाबिया हुआ। अच्छा आंटी, आप परेशान ना हो। मैं इन्हीं दिनों में अपनी भाभी को लेकर आऊंगा आपके घर, मैं वादा करता हूँ। वो उनकी तसल्ली कराते हुए बोला। ठीक है, अब तुम जाओ। चाय के लिए जरूर रोकती, लेकिन अभी मैं तुम्हारा यहाँ आना सबसे मख्फी रखना चाहती हूँ। उम्मीद है तुम मेरा मसला समझ जाओगे। जी आंटी, बेहतर, मैं समझता हूँ। मैं चलता हूँ, आप फिक्रमंद मत होइएगा। वो सर हिलाता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर कान लगाकर सुनती आमना जल्दी से वहां से हटकर अंदर चली गई थी। अम्मा जी से सारा अहवाल सुनकर युशरा तो बाजिद हो गई कि उससे पहले कि अम्मा जहां उसे बुलवाने के लिए किसी को भेजें, उसे खुद जाना है। क्या सोचेगा अब्दुल हनान कि इतने अरसे बाद उसने घर में कदम रखा और बीवी मौजूद ही नहीं। बीवी का मान दिया होता तब तो ऐसा सोचना अच्छा भी लगता। अब भी वक्त है, सोच लो युशरा। इतना बड़ा हादसा था, हम भी चुप कर गए, तुम भी। मरीज की अयादत सवाब है, सोचा वो भी कर ली। तुमने तो खैर अपना पूरा वक्त ही उसको दे दिया। अब वो बेहतर है, जिंदगी की तरफ लौट रहा है, तो अल्लाह के लिए कोई वाजिया बात करो। इससे कि बस बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, जल्दी से मामला निपटाए और जान छोड़े हमारी। टूटे हुए ताल्लुक को पूरा तोड़ देना ही बेहतर होता है, ताकि वो किसी को अजियत दे ना तकलीफ दे। वरना जगह जगह जवाज और पैबंद लगी चीजें हों या रिश्ते या पायदार नहीं होते, उन्हें आखिरकार टूटना ही होता है। ताई सफिया ने जले दिल के फफोले फोड़े। युशरा ने एक बेबस नजर अम्मा जी पर डाली और फिर माँ के पास आन बैठी। वो छोड़ के चला गया था, आप तब भी परेशान थी। अब वापस आया है, आप तब भी परेशान हैं। परेशान कर रही हैं। तुम्हारे लिए वापस आता तो 100 गुना माफ कर देती।
उसका तुम्हें छोड़कर जाना माफ कर देती, मगर वो आया भी तो अपाहज होकर, अपनी जरूरत के लिए। मेरी बेटी ऐसे शख्स से जुड़कर उसे देखकर कराहती रहेगी तो मैं क्या सुकून से बैठ सकूंगी? वो रो दी। उफ मेरे अल्लाह! यहाँ पल भर की जिंदगी का भरोसा नहीं और आप उम्रों का हिसाब लेकर बैठ गई। बाखुदा मेरे जहन में तो ऐसी कोई सोच ही नहीं आई। मैं तो अपने मालिक का उम्र भर शुक्र अदा करती रहूं तब भी कम है कि उसने मुझे उसकी जिंदगी बख्श दी। मुझे अपने मालिक पर पूरा भरोसा है। मुझे उस वक्त उम्मीद की किरण दिखाई जब डॉक्टर नाउम्मीद हो गए थे, मायूस थे। वो मुझे अब भी किसी आजमाइश में नहीं डालेगा। टांग का जख्म सहल होते ही हम उसे मसनूई टांग लगवाएंगे। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि वो किसी किस्म की जिस्मानी महरूमी का शिकार हैं। आप मेरी हिम्मत बढ़ाएं, ना कि हौसला तोड़ने की बात कर रही हैं। वो शाकी हुई। युशरा ठीक कह रही है सफिया, अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर ये खुद मुतमिन है, खुश है, तो हमें अपनी बच्ची की खुशी अजीज होनी चाहिए। जाओ बच्चे, तुम तैयारी करो। मैं आयान से कहती हूँ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आए। अम्मा जी ने कहा। मैं चली जाऊं ना अम्मा? उसने अम्मा जी को जी कहकर लाड से माँ के कंधे पर सर रख दिया। मैं कहूंगी ना जाओ तो जैसे रुक जाओगी तुम। उनके लहजे में अब भी हल्की सी खूफी थी। और मुझे यकीन है कि मेरी प्यारी माँ मुझे कभी भी नहीं रोकेगी, बल्कि खुशी से अपने घर भेजेगी। वो खुशी से बोली, जाओ सदा खुशो आबाद रहो। उन्होंने आहिस्ता से कहा तो युशरा ने बेसाख्ता माँ को प्यार किया और वहां से उठ गई। अम्मा जी के हलक से एक सुकून भरी सांस निकली थी। उसकी घर आमद ने अम्मा जी को ऐसे चाको चुबंद कर दिया जैसे वो कभी बीमार थी ही नहीं। हालांकि अब्दुल हनान की घर आमद से कुछ कबल ही तो वो डॉक्टर के पास से लौटी थी। घर में युशरा को मौजूद पाकर बेइंतहा खुशी का इजहार किया, उसे गले लगाकर पेशानी चूमी। युशरा आमना को साथ लगाए अपना कमरा सजाने में मसरूफ थी। शादी के बाद उसने आज इस कमरे में कदम रखा था, हालांकि दरमियान में कई बार उसका यहाँ आना हुआ था। मुंतहा की मौत पर, फिर वरीशा की शादी पर और अभी हाल ही में मोमना की शादी पर, मगर इस बंद कमरे में जाने की हिम्मत कभी अपने अंदर पैदा नहीं कर पाई थी जहां वो बेदर्द उसके एहसासात, जज्बात और ख्वाहिशात बंद करके गया था, जो आज भी वो वहां बंद कमरे में सिसकती फिरती थी। अरमानों से सजाई गई सेज वैसे ही नहीं थी जैसे पहले दिन। हाँ, आज उसने सामने वाली दीवार पर गुलाब के फूलों से वेलकम टू होम लिखा था और साइड टेबल पर अपनी और उसकी शादी वाली तस्वीर फ्रेम में लगा कर रखी थी। आमना आज पहले से कुछ बेहतर लग रही थी, जो कि जलाल की आज की आमद का शाखसाना थी। अजमल बेचारा घुन चक्कर बना हुआ था। पहले अम्मा जहां को डॉक्टर को दिखाया और अब अब्दुल हनान को डिस्चार्ज कराया। अम्मा जहां ने आयान और मोहत को भी आज हॉस्पिटल भेजा था। अम्मा जहां ने सुल्ताना ताई को आज अब्दुल हनान की पसंद की कई डिशेस तैयार करने को कहा था। मालिक उसको लंबी उम्र दे। अम्मा, अभी तो उसका परहेज ही खाना पकेगा, कुछ दिन फिर पकाएंगे उसकी पसंद का सब कुछ। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए कि दूसरे शहर से नहीं आ रहा हमारा बच्चा, हॉस्पिटल से आ रहा है और अभी तो उसने कुछ ऐसा वैसा नहीं खाना। असल में उसके आने की खुशी इतनी है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। पूरे 9 माह 19 दिन बाद वो अपने घर में कदम रखेगा। वो आप दिदा हुई, ये तो है, लेकिन आप भी अब थोड़ा सा रेस्ट कर लें। डॉक्टर ने आपको भी आराम बताया है। और ये बताएं, दवाई ले ली है आपने? सुल्ताना ताई ने पूछा। हाँ, अजमल ने खिला दी थी। बहुत ख्याल रखता है मेरा, मालिक उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे, उम्र दराज हो, आमीन। वो बिस्तर पर बैठते हुए बोली। सुल्ताना ताई ने भी बेसाख्ता आमीन कहा था। वैसा ही था सब कुछ जैसा वो चाहता था, जिसके लिए उसने कितनी दुआएं मांगी थी। और जब मायूस होकर मांगना छोड़ दिया तो नवाज दिया गया था। वो भूल गया था कि इंसान बेसब्रा है, जल्दबाज और अतावला है। कहता है जो मुंह से निकले वो फौरन पूरा हो जाए, मगर मालिक की मसलहतें इंसानी जिस्म से बहुत दूर की चीज हैं, जिनका कबल अज वक्त अदराक करने की उसकी हिम्मत है ना इस्तात। अल्लाह के यहाँ हर चीज, हर काम, हर फैसले का एक वक्त मुकर्रर है और अपने वक्त पर उसने होना ही होता है। एक मुकम्मल और पुरसुकून घर का खूबसूरत मंजर, हंसती मुस्कुराती उसकी हसीन बीवी, अम्मा जहां का जन्नत लुटाता शफीक चेहरा,
एक पल को ही वो पूरे दिल से मुस्कुराया था, मगर जैसे ही उसकी नजर अपनी टांग पर पड़ी थी, फैले लब सिमट गए थे। दिल में जले खुशी के चिराग एकदम बुझ गए थे। मैं थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ, उसने सपाट अंदाज में कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अजमल बेटा, भाई को बिस्तर पर लेटने में मदद दो, अम्मा जहाँ फौरन बोली। अजमल, मोहद और आयान ने उसे व्हीलचेयर से बेड पर मुंतकिल किया। अब्दुल हनान का दिल अपनी बेबसी पर खून के आंसू रो दिया। ठीक है युशरा, हम चलते हैं। किसी चीज की जरूरत हो या कोई काम हो तो बता देना। बहुत शुक्रिया। ये बच्चे, ऊपर वाला आप लोगों के नसीब बुलंद फरमाए। दो नहाओ फूलो फलो। जिंदगी में पहली बार अम्मा जहां के लहजे में उनके घराने के लिए नरमी और मोहब्बत थी। अरे नहीं बड़ी दादी, शर्मिंदा मत करें। पहले ये हमारा भाई था, अब तो बहनोई भी है, तो रिश्ते डबल होने से हमारी जिम्मेदारी भी तो डबल हो गई है ना। हम चक्कर लगाते रहेंगे। मोहद मुस्कुरा कर बोला। खाना तैयार है बेटा, खा कर जाओगे तो खुशी होगी हमें, अम्मा जहां ने कहा। जरूर खा कर जाते बड़ी दादी, मगर आज घर लड़कियों को खाने का जरा मुश्किल टास्क देकर आए थे। अब हम लोग नहीं होंगे खाने पर तो एक लंबा शिकायती प्रोग्राम चलवा देंगी हमारे खिलाफ अब्बा के हजूर। बहुत बुरी बात है मोहद, मेरे घर से जाते ही बहनों को तंग करना शुरू कर दिया तुमने, युशरा ने कहा। अरे नहीं यार, ये उनके अगले घर की तैयारी का एक हिस्सा है, समझा करे ना, उसने हंस कर कहा। अब्दुल हनान का दिल किया धार कर उन सबको चुप करा दे। जिंदगी से भरपूर लोगों की बातें उसके दिमाग पर हथौड़े की मानित लग रही थी। वो तो शुक्र हुआ दोनों जैसे ही गए, अजमल भी उसकी दवाइयों और खाने पीने की हदायत युशरा को देकर वहां से चला गया था। हमें लगता है ये अब सो गया है, हमारे बोलने से परेशान ना हो, ख्याल रखना उसका। हम चलते हैं, फिर आएंगे। तुम्हारा खाना हम यहीं भिजवा देते हैं। अब्दुल हनान जब उठे उसे भी खाना खिला देना। अजमल ने आमना को बता दिया था कि क्या पकाना है उसके लिए, उन्होंने जाते हुए कहा। युशरा ने इस बात में सर हिला दिया था। अयान के वलीमे पर मेरा साड़ी पहनने का इरादा बन गया है अचानक। कमाल है, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी कलेक्शन में क्या कमाल साड़ी मौजूद है। अम्मा जी, आपको याद है कि आपकी दोस्त वो सुच्चे मोतियों का काम वाली साड़ी इंडिया से लाई थी मेरे लिए। मैं आज मोहद के साथ जाकर मैचिंग चूड़ियां, ज्वेलरी और सैंडल्स भी ले आई हूँ। उसने अपने तई लड़कियों को जलाने की कोशिश की थी कि किसी भी करीबी शादी पर साड़ी पहनने का शौक घर की तमाम लड़कियों का ही मुश्तरका था, जिसकी इजाजत आज तक किसी को ना मिली थी कि ये सब कुछ शादी के बाद पूरे करना। और शजर को ये उम्मीद थी कि उसकी चूंकि शादी होने वाली थी सो मान ली जाएगी। फजर का मुंह हैरत से खुला रह गया। मोमना उसकी बात पर मुस्कुराई और दिलचस्पी से उसे देखा कि शजर की बातें और अंदाज उसे बहुत भाता था। हाँ, आयत झुलस गई थी अंदर तक। ताई सफिया और अफशा चची मौजूद ना थी। अम्मा जी फजर के दुपट्टे पर किनारों से किरण लगा रही थी, जो उसने अब वलीमे के फंक्शन पर पहनना था। अम्मा जी ने ऐनक को उंगली से नाक की थैंक पर टकाया और संजीदगी से गोया हुई। शादी में 7 दिन रह गए हैं और तुम्हारी ताई ने मना किया था कि मोह से पर्दा करना है और तुम उठकर बाजार चल पड़ी। बड़े अगर कोई बात करते हैं तो इसमें आपकी भुलाई पोशीदा होती है। मैं तो अयान को ढूंढ रही थी, वो गाड़ी में कोई बैठा नजर आया तो बैठने के बाद पता चला वो तो मोह था। उस कड़े वक्त में अब गधे को बाप बनाना तो था ना। मैचिंग कैसे हुई फिर? उसके मोहत को गधा कहने पर अम्मा जी ने सर हाथों में पकड़ लिया। फिर जैसे ही उसे अपनी बेतुकी बात का एहसास हुआ, वो अम्मा जी के करीब हुई और माथे पर हाथ मार कर बोली, ओहो माँ जी, मैंने मुहावरतन कहा है, अब हकीकत में तो नहीं कह दिया। आप तो मेरी सहेली है ना, आपको तो सब कुछ बता सकती हूँ। मोमना ने तो बामुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। अम्मा जी, मेरा दुपट्टा मुकम्मल करें आप, पहनना है ये मैंने आज, उसके ड्रामे तो कभी खत्म नहीं होने। फजर बेजारी से बोली। अम्मा जी ने खुद को मुल्तजी नजरों से देखा, फजर को एक नजर देखा, ऐनक दुरुस्त की और संजीदगी से बोली, वो सारी जिसकी तुम मैचिंग भी कर आई, अगर मुझसे पूछ लेती कि इस वक्त कहाँ है तो ना इतनी मुशक्कत करनी पड़ती, ना गधे को बाप बनाना पड़ता। वैसे भी वो गधा तुम्हारा होने वाला शोहर है। शजर ने बेसाख्ता जुबान दांतों में दबाई। लगता है अम्मा जी को बहुत बुरा लग गया है। चलो इस बात पर बाद में अम्मा जी से माफी मांग लूंगी, अभी तो सारी का मामला हल कर लूं, उसने दिल ही दिल में सोचा। अम्मा जी, मैं मतलब नहीं समझी आपका, कहाँ गई वो सारी?
आपकी अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में रखी थी मेरी वो साड़ी, बहावलपुर से मंगवाया गया फेरी वाला सूट और वो गोटे, वो सब वाकई वही थे। मगर अब पैक होकर तुम्हारे जेज वाले सूटकेस में जा चुके हैं और तुम्हारी इन्हीं आदत की वजह से वो तीनों सूटकेस जिसमें तुम्हारा जहेज का सामान है, मैंने तुम्हारी ताई के हवाले कर दिए हैं। मेरे करने के और भी कई काम हैं। ये बताते हुए अम्मा जी का इत्मीनान देखने लायक था।